चलो देखो इक्विवेलेंस रिलेशन पर आधारित एक और क्वेश्चन। लेट आई बी द सेट ऑफ इंटीजर let I be the set of integer and a relation are defined on I such that कैसे x r by if and only if 5 is divisor of x minus y, 5 is divisor of x minus y, then prove that relation R is an equivalence relation। ठीक है, R is an equivalence relation। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका सलूशन देखते हैं। सलूशन में क्या देखेंगे, पहले रेफ्लेक्सिविटी, स्वतुल्यता। तो रेफ्लेक्सिविटी में तो क्या करेंगे, ठीक है, तो लेट x belong in I and we know that every number is divisor of every integer is divisor of 0, that is 5 is divisor of x minus y, 5 is divisor of 0। हर एक इंटीजर डिवाइजर होता है 0 का, ठीक है। 0 में किसी संख्या का भाग देंगे तो 0 रिमाइंडर 0 आएगा। जैसे मान लो हम 2 का भाग दे दिए तो 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े, 0 बार, तो रिमाइंडर 0 आ तो गया। 0 में 5 का भाग देंगे तो 5 का पहाड़ा 0 बार, तब भी रिमाइंडर 0 ना आएगा। 0 में 10 का भाग देंगे तो क्या होगा, 0 बार, तो 0 आएगा रिमाइंडर। तो कहना ये चाहते हैं कि हर एक नंबर 0 का डिवाइजर होता है। कल बताए थे 2 वाला, ये क्या आज बता रहे हैं 5 वाला। इसके पहले 5 वाला 2 वाला ना बताए थे, 2 डिवाइजर आप जो भी पढ़ रहा था क्वेश्चन ये, तो 5 डिवाइजर है 0 का, तो 5 डिवाइजर किसका हो जाएगा बताओ, x माइनस एस का, कि नहीं। और जब x माइनस एस का डिवाइजर 5 है तो s और s के बीच में क्या होगा, रिलेशन r, तो x r x फॉर ऑल x बिलोंग इन I, ठीक है। हाँ, इसी को ऐसे इट मीन्स R इज रेफ्लेक्सिव, इट मीन्स R इज रेफ्लेक्सिव, इट मीन्स R इज रेफ्लेक्सिव। ये फर्स्ट रेफ्लेक्सिविटी हो गया। दूसरा आप क्या देखेंगे, सिमेट्रिक में क्या देखते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन में लेट x और y बिलोंग इन I सच दैट x और y के बीच में R रिलेशन है। ये मानकर चलते हैं कि x और y I के 2 एलिमेंट इस प्रकार हैं कि x और y एक दूसरे से संबंधित है रिलेशन R से, ठीक है। कौन रिलेशन संबंधित है, x और y रिलेशन R से संबंधित है दोनों। तो आप यदि दिखा दो कि y और s के बीच में भी वही रिलेशन बरकरार रहेगा, तब क्या होगा, ये सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। देन वी हैव टू शो दैट, हैं,
हाँ वो नहीं दिए थे, हम भूल गया था कि आप लोग आओगे, आप लोग तो सोचे केमिस्ट्री में जाओगे। तो ये बताइए कि हम लोग को वो 6 चैप्टर पूरा नहीं पढ़ाए हैं, Six? एक एक करके। क्या है 6 चैप्टर? वे हाँ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेरिएबल एक चीज़ बची है उसमें। नहीं पता क्यों, कल मैं अपना देख रही थी तो 6.1 जैसे ही खोली तो मेरे को कुछ आ ही गई नहीं, फिर उसमें मैं देखी मैक्सिमा और मिनिमा तो थोड़ी बहुत इससे बताए थे, मिसलिनियस से बताए थे और 6.3 से बताए थे, मुझे लगा आधा बताए हैं। नहीं वो सब पूरा जितना पढ़ाए हैं उसी को सब पढ़ के जाना, इसके अलावा कुछ पढ़ना भी नहीं। 2 नंबर का आएगा क्वेश्चन, हो गया। हाँ तो वो 2 नंबर वाले क्वेश्चन सब बता दिए गए हैं। वो सिंपल क्वेश्चन मुझे तो बताया तो लागे सपान एक्स, जैसे उसको पढ़ाए तो फिर महीना भर लग जाएगा। तो वे आएंगे नहीं, कुछ है जितना पढ़ाए हैं उतने पढ़ना जरूरी है। तभी मैं सोची हाँ। बोलते तो नहीं हैं। भूलते नहीं हो। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेरिएबल एक दिन और पढ़ाएंगे वे, क्योंकि उन लोगों का पेपर होने वाला था तो इसको पढ़ाने लगे थे फर्स्ट चैप्टर, इसलिए आपको भी वही पढ़ाने लगे। एक दिन पढ़ा देंगे वही रेट ऑफ चेंज ऑफ वेरिएबल में भी, बस और सब ठीक पढ़ा है और कुछ नहीं है। एक दिन के लिए बचा है और कुछ किताब खोलने की ज़रूरत नहीं है, जितने बताए हैं उन्हीं को पढ़ना है बस। 2 नंबर क्वेश्चन आया है पिछले 20-25 सालों का, देखना सब क्वेश्चन उन्हीं में से आए हैं जितने बताए हैं। और फिर पढ़ना होगा तो लास्ट में जब टाइम बचेगा तुमको फिर से पढ़ा देंगे, पर अभी 6 नहीं पढ़ना, 4.3 पढ़ा दीजिए। हाँ। और जो जो बच्चे हैं क्वेश्चन अभी रिवीजन करते रहो, पढ़ते रहो, फिर जो जो कठिन पढ़ते होंगे तो दोबारा पढ़ा देंगे। हाँ ठीक है। देन वी हैव टू शो दैट बाई आर एक्स, उतने में वो लोग नहीं क्वेश्चन पढ़ाते पढ़ाते ऊब गए थे कि ये इसी प्रकार का कौन बताएं। जैसे जो क्वेश्चन बता ना रहे थे कि सिलेंडर है, सर्किल है, तो उन क्वेश्चन तो ऊब गए थे। वैसे हम पढ़ा सकते हैं हर एक क्वेश्चन को, परंतु जानते हैं कि अब उसमें थक जाओगे पढ़ते पढ़ते, तैयार भी नहीं करोगे। जितने पढ़ाए हो तैयार हैं, जितने पढ़ाए तैयार हैं क्या? जो tan इनवर्स √2 वाला क्वेश्चन तैयार कर लो, sin इनवर्स 1/3 वाला क्वेश्चन कर दो। √2 वाला दिए थे ना, हाँ। तो मेरा नेगेटिव में है तो मैं आगे दिमाग ही नहीं लड़ी कि उसको मैक्सिमा में भी करना है, तो आगे भी सॉल्व करना है। हाँ तो उनको तैयार कर लो जितने बताए हैं, और यदि आपको लगेगा कि आप और तैयार कर सकते हैं तो फिर और बढ़ा देंगे, परंतु तैयार उतना ही करो अभी फिलहाल, ठीक है। जब तैयार हो जाए तो बताना, तो फिर किसी दिन संडे को पढ़ा देंगे और जानकारी के लिए परीक्षा में उसी में आ जाएंगे जितना पढ़ाएं, ठीक है। तो एक्स बाई बिलोंग इन आई सच दैट एक्स और बाई के बीच में आर रिलेशन है, तो आपको प्रूव करना है कि बाई, ये दिखाना है कि बाई और एक्स के बीच में भी आर रिलेशन है, तब रिलेशन आर क्या कहलाएगा? सिमेट्रिक, ठीक है। तो लिखो व्हेन एक्स आर बाई इम्प्लाइज 5 डिवाइजर ऑफ एक्स माइनस बाई। यदि एक्स बाई के बीच में आर रिलेशन है तो 5 डिवाइजर होगा एक्स माइनस बाई का। ये देखो जब एक्स और बाई के बीच में आर रिलेशन तो क्या लिखा जाएगा? 5 डिवाइजर ऑफ एक्स माइनस बाई। और जब ये लिखा हो कि 5 डिवाइजर ऑफ एक्स माइनस बाई, तो लिख सकते हैं क्या? एक्स और बाई के बीच में आर रिलेशन। ये हो तो ये लिख सकते हैं, ये हो तो ये लिख सकते हैं। तो ये दिया है तो हम ये लिख दिए, ठीक है। और जब 5 डिवाइजर ऑफ एक्स माइनस बाई, तो यहाँ क्या लिख देंगे? 5 डिवाइजर ऑफ माइनस एक्स माइनस बाई, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसी को क्या लिख सकते हैं कि 5 इज डिवाइजर ऑफ माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस एक्स प्लस बाई, तो 5 डिवाइजर ऑफ इसी को लिख सकते हैं बाई माइनस एक्स। इट मीन्स क्या हुआ? बाई आर एक्स, ठीक है। तो सिंस फॉर एक्स आर बाई वी गेट बाई आर एक्स। इट मीन्स आर इज क्या? सिमेट्रिक। इट मीन्स आर इज सिमेट्रिक। इट मीन्स आर इज सिमेट्रिक, लिखे। जब से एनसीईआरटी किताब लगने लगे हैं ना, तब से वही s + y = 10 है और x × y मैक्सिमम हो, ये बताओ।
तो u इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू निकालो। इस वाला क्वेश्चन है। साइन एस कास एस का मैक्सिमम वैल्यू जो कल दिए थे, मैक्सिमम और मिनिमम मेरे को देख अच्छे से आता है। साइन एस और कास एस की मैक्सिमम वैल्यू √2 होती है, 20 साल आया है। एक बाई इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स की मैक्सिमम वैल्यू, बाई इज इक्वल टू log x अपॉन एक्स कल जो दिए थे, ठीक है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालो। बाई इज इक्वल टू साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू निकालो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बार बार अभी पूछे जाते हैं। 2 नंबर के साल का भी बिल प्रिंट है, तो सेकंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से 2 नंबर का आता, 2 नंबर के यही लोग क्वेश्चन हैं जो बताए गए हैं, सिंपल सिंपल। वो तो CBSE बोर्ड के हिसाब से आपको ही पढ़ा दिए थे, उनको जो क्वेश्चन पढ़ाए थे बालूम मोलूम वाले, तो CBSE बोर्ड में 5 नंबर के 2 क्वेश्चन उसमें आते हैं, तो वही वाले आते हैं जो पढ़ाए हैं आप लोगों को। इसलिए तो आप लोगों को तो इतने में आ जाता है, परंतु उन लोगों को पढ़ाए तो उसको भी पढ़ा दिए, ठीक है। अब देखो क्या दिखाना होगा, ट्रांजिटिविटी। तीसरा ट्रांजिटिविटी। तो ट्रांजिटिविटी में क्या लिखोगे, लेट x, y और z बिलोंग इन I such that x are y and y are z। x, y, I के 3 एलिमेंट इस प्रकार हैं कि x और y के बीच में r रिलेशन है और y और z के बीच में r रिलेशन है। तो आपको क्या दिखाना पड़ेगा कि s और z के बीच में r रिलेशन। देन वी हैव टू शो दैट x r z। जैसे इन क्वेश्चनों को तैयार पढ़े ना, सुबह सोकर उठे, यदि आप तुरंत जाओ, तुरंत ट्यूशन, अब केमिस्ट्री की ट्यूशन चले जाओगे, है ना, तो सुबह सुबह रोज के टाइम, जैसे मान लो जब आप लौटते होगे 8 बजे ना, तो 8 बजे से मान लो 8 से 9 पढ़ने का रिवीजन करने का टाइम बनाओ, तो आज इसको लगाए, कल भी लगाए, परसों भी लगाए, इतना मज़ा आने लगेगा इन क्वेश्चनों को पढ़ने में, लगता कितना अच्छा है ये, ठीक है। पर कब होता है, जब कंटिन्यू उसी टाइम में 2-3 तक दिन पढ़ते रहो, वही चीज़ सेम टाइम में, ठीक है। आज मान लो कम समझ में आएगा, आज पढ़ोगे तो कल। एक क्वेश्चन और बताया था ना, वो मैं करी थी पूरा, हाँ आएगा। हाँ तो ठीक है, तो ये वो और अच्छे से समझ में आता होगा, आज तैयार किए थे। तो देन वी हैव टू शो दैट x r z। तब क्या लिखोगे, व्हेन x r y एंड y r z, तो इम्प्लाइज क्या लिखोगे, 5 इज डिवाइजर ऑफ x माइनस y एंड 5 इज डिवाइजर ऑफ y माइनस z। तो क्या हो जाएगा, 5 इज डिवाइजर ऑफ s माइनस y प्लस y माइनस z। ये माइनस y प्लस y कट जाएगा, तो 5 इज डिवाइजर ऑफ x माइनस z। 5 इज डिवाइजर ऑफ x माइनस z। इट मीन्स क्या होगा, 5 r z, अरे क्या x r z। तो सिंस फॉर x r y and y r z we get x r z। it means r is transitive relation, r is transitive relation। R is transitive relation, लिख ले इसको। अब पैरेलल होने का रिलेशन, लेट कैपिटल L बी द सेट ऑफ ऑल, बी द, अगला क्वेश्चन, सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइन्स इन ए प्लेन, then relation is parallel to
इज पैरेलल टू ऑन कैपिटल एल इज इक्विवेलेंस रिलेशन। स्ट्रेट लाइन के कलेक्शन कैपिटल एल में पैरेलल होने का रिलेशन रेफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों प्रकार का है, इसलिए इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ये शो करके दिखाओ, ठीक है। तो इसका सलूशन देखो, कैप गिवन एल क्या है, एल बी द सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइन इन ए प्लेन, ठीक है, इन ए प्लेन एंड a relation are defined on L such that, कैसे डिफाइंड है, R इज इक्वल टू, देखो R इज इक्वल टू यहाँ पे L1 और L2 सच दैट L1 पैरेलल टू L2 फॉर ऑल L1 और L2 बिलोंगिंग L। इस प्रकार से डिफाइंड है रिलेशन R। इसका मतलब L1 और L2 R के मेंबर कहलाएंगे कब, जब L1 और L2 के बीच पैरेलल होने का रिलेशन रहेगा। L1 कामा L2 R के मेंबर कहलाएंगे, या ऐसे भी बोल सकते हैं कि R कि यहाँ पे L1 और L2 के बीच में R रिलेशन कहा जाएगा कब, इफ़ एंड ओनली इफ़ L1 पैरेलल टू L2। चाहे रिलेशन को इस प्रकार से लिखो, चाहे इस प्रकार से लिखने, दो तरीके हैं। L1 और L2 का ऑर्डर्ड पेयर R का मेंबर होगा कब, जब L1 और L2 के बीच में पैरेलल होने का रिलेशन रहेगा। तो इस टाइप के जो मेंबर हैं वो R में कंटेन हैं। तो ये रिलेशन R तीनों प्रकार की कंडीशन को फॉलो करेगा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। इसलिए रिलेशन क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो L क्या है, बी द सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइन इन ए प्लेन, ये रिलेशन आर डिफाइंड ऑन L सच दैट, R के मेंबर L1 L2 तभी होंगे जब L1 और L2 के बीच में पैरेलल होने का रिलेशन होगा। ये तो रिफ्लेक्सिव होगा ना? नहीं, तीनों प्रकार के रिलेशन है ये। आप तो बोले थे कि सिमेट्रिक में पैरेलल नहीं होगा, परपेंडिकुलर बस होगा, और ट्रांजिटिव में तो 3 पॉइंट चाहिए रहते हैं। उल्टा पुल्टा सुन ही लेते हो। ये बोले थे कि परपेंडिकुलर होने का रिलेशन इक्विवेलेंस नहीं है, क्योंकि कोई लाइन खुद के परपेंडिकुलर नहीं होती, लेकिन पैरेलल होता है। पैरेलल खुद के पैरेलल होता है, कोई लाइन खुद के पैरेलल नहीं होती, लेकिन कोई लाइन खुद पर परपेंडिकुलर कहाँ होती है। तो परपेंडिकुलर होने का रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है, लेकिन पैरेलल होने का रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, ठीक है। अब आधी अधूरी बात सुना दोगे, हाँ निगम सर को बोल दोगे कैसे बताए थे कोई किसी को, तो हमको क्या बोलेंगे, ठीक है। उसको तैयार ना करोगे तो उल्टा पुल्टा बोल दोगे, आप समझ ही ना पाओगे क्या है। परसों से आज तक में लिख लिख के तैयार किए होते तो कितना अच्छे से बनने लगता, सब पढ़े ना हो गए अच्छे से, रिवीजन किए थे। कल का क्यों नहीं है टेस्ट देने आप भी, हैं? पढ़े नहीं थे तो क्या वजह क्या थी इन्हें पढ़ने की। एक हफ्ते शादी होती थी किसी की, जब कुछ नहीं था तो आगे तो टाइम बढ़ता ही जाएगा, कोर्स भी हर एक का बढ़ता जाए तो कैसे तैयार कर पाओगे। ये थोड़ी कि ना आने से तैयारी हो जाएगी। जैसे आए टेस्ट देने तो कम नंबर पाते, तो ना होगे तो ठीक नंबर पा जाओगे। जैसे किसी चीज़ को पहुंचना है कहीं, तो आप चलते हुए जा रहे हो तो नहीं पहुंच पा रहे हो, तो बैठ जाओगे तो पहुंचोगे वहाँ, फिर दौड़ना पड़ेगा, हैं? स्टेडियम जाना है मान लो, तो चलते हुए जाते तो पहुंच नहीं पाते स्टेडियम, तो क्या करोगे, बैठ जाओ एक स्थान पे।
हो तो यहाँ पे देखो ये आ गया इसके पहले, तो क्या शो करना होगा आपको, रिलेशन आर को 3 दिखाना पड़ेगा। देन वी हैव टू प्रूव दैट, या देन वी हैव टू शो दैट, then we have to show that relation R is, then we have to show that relation R is equivalence relation, equivalence relation. To prove it, we have to show that, number first, reflexivity, तो क्या लिखोगे, for all L belong in capital L, L parallel to L, तो implies L or L for all L belong in L, L के हर एक मेंबर खुद से रिलेशन R के द्वारा जुड़े। इट मीन्स R is reflexive, it means R is reflexive. For all L belong in L, L parallel L, ठीक है। ये तो जानते हो कि स्ट्रेट लाइन के कलेक्शन में कोई भी एक मेंबर लेंगे तो हर एक लाइन खुद के पैरेलल होती है। तो जब हर एक लाइन खुद के पैरेलल होती है तो हम कहेंगे कि L और L के बीच में R रिलेशन है, क्योंकि जब पैरेलल होती है तो वो किसका मेंबर कहलाता है, अभी R का मेंबर कहलाता है। अब इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हम ये कह दिए कि L1 और L2 R का मेंबर है, इसका मतलब क्या हुआ कि L1 और L2 के बीच में R रिलेशन है। L1 और L2 क्या है, R का मेंबर है। L1 L2 का ऑर्डर फेयर, यदि R का मेंबर है तो इसको दूसरे शब्दों में कैसे लिखेंगे कि L1 और L2 के बीच में क्या लगा देंगे, रिलेशन R लगा देंगे। तो हम ये कह दिए कि L1 पैरेलल है L2 के बीच में, इसका मतलब L कामा L ये R का मेंबर हुआ, ठीक है। L कामा L R का जब मेंबर हुआ तो L और L के बीच में R रिलेशन होगा, ठीक है। L L के बीच में R रिलेशन है तो खुद के बीच में रिलेशन R लग रहा है। तो जब खुद के बीच में रिलेशन R लगता है तभी तो उसी को रिफ्लेक्सिव कहते हैं। It means R is reflexive. दूसरा क्या है, सिमेट्रिक, R is symmetric, R is symmetric, ठीक है। तो क्या लिखोगे, लेट L1 और L2 बिलोंग इन L such that L1 और L2 बिलोंग इन R, then we have to show that क्या दिखाना पड़ेगा कि L2 और L1 बिलोंग इन R, ऐसे ना। यदि L1 L2 L के दो मेंबर इस प्रकार हैं कि L1 और L2 R के मेंबर हैं, तो आपको सिमेट्रिक रिलेशन शो करने के लिए ये दिखाना पड़ेगा कि L2 और L1 भी R के मेंबर हैं, ठीक है। तो लिखो व्हेन L1 और L2 किसके मेंबर हैं, R के मेंबर हैं। तो इसकी मीनिंग क्या हुई, इसकी मीनिंग क्या हुई कि L1 पैरेलल है L2 के, L1 पैरेलल है L2 के। तो जब L1 पैरेलल है L2 के तो L2 भी पैरेलल होगा L1 के कि नहीं। तो जब L2 पैरेलल होगा L1 के तो क्या होगा, L2 और L1 बिलोंग इन R हो जाएगा। जब L1 और L2 बिलोंग इन R था तो लिख दिए L1 पैरेलल है L2 के,
ठीक है। और L1 यदि L2 के पैरेलल है तो L2 इधर लिख सकते हैं, L1 इधर, L2 भी पैरेलल होगा L1 के। और जब L2 भी पैरेलल होगा L1 के तो इसका मतलब क्या हुआ, L2 कामा L1 R का मेंबर हो गया। ठीक है। इसी को दूसरे शब्दों में क्या बोल सकते हो, इसी को दूसरे शब्दों में ये भी बोल सकते हो कि L2 और L1 के बीच में आ रिलेशन। ये क्या था, L1 और L2 के बीच में आ रिलेशन था पहले, तो हम दिखा क्या दिए, हाँ L1 और L2 के बीच में आ रिलेशन होने पर L2 और L1 के बीच में भी आ रिलेशन बरकरार है, इसलिए रिलेशन R क्या है, सिमेट्रिक। It means relation R is reflexive। अच्छा हाँ, R is symmetric। अब देखो तीसरा, R is ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन। तो क्या करेंगे, लेट L1 L2 L3 बिलोंग इन कैपिटल L सच दैट क्या है कि L1 और L2 बिलोंग इन R एंड L2 और L3 बिलोंग इन R, then we have to show that क्या दिखाना पड़ेगा आपको, L1 और L3 बिलोंग इन R, यही ना। यदि L1 L2 R के मेंबर हैं और L2 L3 R के मेंबर हैं तो L1 और L3 R के मेंबर हैं, ये दिखाना पड़ेगा ट्रांजिटिव के लिए। तो फिर L1 और L2 belong in R and L2 L3 belong in R। तो implies L1 parallel to L2 and L2 parallel to L3। तो जब L1 पैरेलल है L2 के, देखो एक लाइन है L1, ये पैरेलल किसके है, L2 के, और ये भी पता है कि L2 पैरेलल है किसके, L3 के। तो L1 पैरेलल नहीं होगी L3 की, तो एम्प्लाइज L1 पैरेलल होगी L3 के। तो L1 और L3 जब पैरेलल हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ, L1 और L3 के बीच में भी R रिलेशन है। इसका मतलब क्या हुआ कि L1 कामा L3 बिलोंग इन R, L1 कामा L3 बिलोंग इन R, L1 और L2 बिलोंग इन R और L2 L3 बिलोंग इन R। इट मीन्स क्या दिखा चुके हैं हमें, L1 और L3 बिलोंग इन R, इन दोनों को लेकर चले तो हम ये दिखा दिए कि L1 L3 बिलोंग इन R। यही हमारा मकसद भी था कि L1 L2 बिलोंग इन R और L2 L3 बिलोंग इन R लेकर चलें, और इसी तरह से ये दिखा दें कि L1 L3 बिलोंग इन R, तो निश्चित रूप से रिलेशन R क्या कहलाएगा, ट्रांजिटिव। ठीक है। तो वही लेकर जब को चले हम कि L1 L2 के बीच में R रिलेशन मानकर चले या L2 L3 के बीच में R रिलेशन मानकर चले, इसका मतलब कि L1 L2 के बीच में पैरेलल होने का रिलेशन है और L2 L3 के बीच में पैरेलल होने का रिलेशन है, क्योंकि रिलेशन का नाम यहाँ पैरेलल लेकर चले हैं। रिलेशन का नाम क्या लेकर चले हैं, पैरेलल। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, L1 L2 पैरेलल होगा, L2 L3 के पैरेलल होगा, और जब L1 L2 के पैरेलल है जो कॉमन रहा है उसको छोड़ देंगे। तो यहाँ पे देखो L1 भी L2 के पैरेलल और L2 भी L3 के पैरेलल, जो कॉमन है दोनों में उपयोग हो रही है उसको छोड़ दिए तो L1 L3 के पैरेलल। और जब L1 L3 के पैरेलल हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ, L1 और L3 के बीच में R रिलेशन है, और जब L1 और L3 के बीच में R रिलेशन है तो L1 और L3 का ऑर्डर्ड पेयर R का मेंबर होगा। ठीक है। तो जब L1 L2 का ऑर्डर्ड पेयर R का मेंबर था, L2 L3 का ऑर्डर्ड पेयर R का मेंबर था, तो L1 और L3 का ऑर्डर्ड पेयर R का मेंबर हो गया, जिसका अर्थ है कि R इज ट्रांजिटिव। ठीक है। इट मीन्स R इज ट्रांजिटिव।
R is transitive. So since relation R is reflexive, symmetric and transitive. So a relation R is an equivalence relation on कैपिटल L. कैपिटल L क्या है? स्ट्रेट लाइन का कलेक्शन है. और R क्या है? पैरेलल होने का रिलेशन है. पैरेलल होने के रिलेशन को कैपिटल R यहाँ माना गया है. इस सवाल में पैरेलल होने के रिलेशन को क्या माना गया है? R. अब चलो देखो एक और क्वेश्चन. पहले साल जिस साल एनसीईआरटी किताब लगना शुरू हुई है तो ये क्वेश्चन आया था, ये जो भी बता रहे हैं. इज द कॉन्ग्रुएंसी रिलेशन, कॉन्ग्रुएंसी रिलेशन इन द सेट ऑफ ट्रायंगल, इन द सेट ऑफ ट्रायंगल is an equivalence relation, क्वेश्चन मार्क. तो कॉन्ग्रुएंसी रिलेशन वैसे भी जानते हो, ये जानते हो कि दो ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर यदि ले लें ए बी सी, तो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब कहलाते हैं? पी क्यू आर. जैसे मान लो ये 50 का है तो ये भी 50 का हो, ठीक है. ये 60 का है तो ये भी 60 का हो, और ये क्या है 70 का है तो ये भी 70 का हो. तो इसके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए. ये 3 है तो ये भी 3, ये 4 है तो ये भी 4, ये 5 है तो ये भी 5. तो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब कहलाते हैं? जब करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो, करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो, ठीक है. तो यदि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के, ठीक है, तो निश्चित रूप से पी क्यू आर ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल पी क्यू आर के, तो ट्रायंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ए बी सी के. और कोई भी ट्रायंगल खुद के भी कॉन्ग्रुएंट होगा. ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होगा ए बी सी क्योंकि मेजरमेंट सेम है. ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होगा ए बी सी के क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हुआ कि नहीं हुआ? करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हुआ. फिर करस्पॉन्डिंग साइड क्या हुई? करस्पॉन्डिंग साइड भी सेम होगी. जब क्योंकि ऐसी साइड का तो फिर से टॉट ट्रायंगल बना लेंगे ना ए बी सी. तो ये भी तो क्या है 3 और 4 5, और ये भी क्या होगा? तभी ना सेम कहेंगे 60 70. तो ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होबे ना करेंगे क्योंकि करस्पॉन्डिंग साइड सेम है और करस्पॉन्डिंग एंगल भी सेम है. तो दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होगा ए बी सी के भी. इसका मतलब कॉन्ग्रुएंट होने का रिलेशन क्या हुआ? रिफ्लेक्सिव. फिर सिमेट्रिक के लिए क्या कि ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है पी क्यू आर के, तो पी क्यू आर भी कॉन्ग्रुएंट होगा ए बी सी के, तो सिमेट्रिक भी हो गया. अब ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है पी क्यू आर के, और पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट है किसके? डी ई एफ के. किसके? डी ई एफ के. तो इसका मतलब ये भी 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5 होगा, ये क्या होगा? 50 होगा, 60 होगा, ये सब 70. तो जब ये इसके कॉन्ग्रुएंट है, ये इसके कॉन्ग्रुएंट, ये दोनों में शामिल हो रहा है, तो इसको छोड़ दो तो ये भी इसके कॉन्ग्रुएंट होबे ना करेगा. तो कॉन्ग्रुएंट होने का रिलेशन क्या हो गया? ट्रांजिटिव भी हो गया था. तीनों प्रकार का रिलेशन होने की वजह से क्या हो गया? इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया. ठीक है. इसको अब लिखेंगे कैसे? ये हम ट्रायंगल सेंगल नहीं बनाएंगे, लैंग्वेज में लिख देंगे बस. ठीक है. तो लिखते हैं लेट ए बी द सेट ऑफ, लेट कैपिटल ए बी द सेट ऑफ ट्रायंगल, सेट ऑफ ट्रायंगल and R is congruency and capital R is congruency
relation. Then we have to prove that relation R is, then we have to prove that relation R is equivalence relation on capital A. So to prove it, we have to show that this relation is, number first, reflexive, number symmetric, number third, transitive. ठीक है। तो रेफ्लेक्सिविटी, तो रेफ्लेक्सिव में क्या देखेंगे, रेफ्लेक्सिव में क्या लिखेंगे, सिंस वी नो दैट each triangle is congruent to itself. Since we know that each triangle is congruent to itself, that is x congruent to x for all x belonging A. तो यहाँ पे क्या होगा, x or x for all x belonging A. Thus R is reflexive. दूसरा क्या है, सिमेट्रिक। ठीक है। तो वी नो दैट यदि x कॉन्ग्रुएंट है y के एंड तो इम्प्लाइज y कॉन्ग्रुएंट होगा x के फॉर ऑल x y बिलोंगिंग A। इम्प्लाइज x और y तो इम्प्लाइज y और x फॉर ऑल x और y बिलोंगिंग A। Thus R is symmetric। अब क्या करेंगे, तीसरा R is transitive। R is transitive since, पहले लेट लिख लो, लेट x y और z बिलोंग इन A सच दैट, इस प्रकार के हैं x y z A के तीन एलिमेंट, x कॉन्ग्रुएंट है y के एंड y कॉन्ग्रुएंट है z के। जब s कॉन्ग्रुएंट है y के और y कॉन्ग्रुएंट है z के, ठीक है। then we have to show that क्या दिखाना पड़ेगा आपको,
एक्स कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए जेड के। तो व्हेन एक्स कॉन्ग्रुएंट वाई एंड वाई कॉन्ग्रुएंट टू जेड implies एक्स कॉन्ग्रुएंट टू जेड, ओबीएस। ठीक है, अनिवार्यतः ऐसा होगा बाय प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। बाय प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ग्रुएंसी तो इम्प्लाइज एक्स और वाई के बीच में आर रिलेशन और वाई और जेड के बीच में आर रिलेशन होने पर एक्स और जेड के बीच में आर रिलेशन बरकरार है। इट मीन्स आर इज क्या, ट्रांजिटिव। ठीक है, thus R is an equivalence relation on R। जैसे गांव में सबके, आपके गांव में ऐसे 75 साल के लोग हैं जो पढ़े लिखे ना हों? होंगे बहुत सारे, हर एक गांव मिल जाते हैं। अब ये मान लो 75 साल के लोग हैं, और ये मान लो पढ़ना चाहते हैं, रामचरितमानस पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, तो एक तरीका है कि अपना तरीका लगाएं। तो उनको क्या रेडियो सुनने का मन करता है, मोबाइल में भी शॉर्ट वीडियो देखने का मन करता है, रामायण देखने का मन करता है। ठीक है, ये उनकी हैबिट पर्सनल बनी हुई है। और एक बनी है क्या, आप चाहते हो कि इनको हम रामचरितमानस पढ़ना सिखा दें। तो इनको क्या करना पड़ेगा, रोज़ 1 घंटे आपकी बात मानना पड़ेगा कि नहीं। काका काका सिखाओगे, ककहरा सिखाओगे। और ये जब 1-2 साल तक सीखने के लिए तैयार रहेंगे, इसके लिए ताश खेलना उनको छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, जो उनकी पर्सनल हैबिट है उसको छोड़ना पड़ेगा 1 घंटे 2 घंटे के लिए। ठीक है, तब जाके वे आप रामचरितमानस पढ़ना सीख सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी आदमी अलग चीज़ सीखना चाहता है, जिस फील्ड में आप जाना चाहते हो उस फील्ड के एक्सपर्ट की बात जब मानोगे तभी उस फील्ड में एक्सपर्ट बन पाओगे। ठीक है, ये बात आज समझ जाओ, नहीं तो आगे 80 साल में भी यही समझना पड़ेगा आपको। ठीक है, हम इसलिए बोल रहे हैं कि हम सोचते का रिजल्ट अच्छा है आपका। तो इसके लिए ज़रूरी क्या है, रोज़ लिख कर पढ़ना। बहुत सारे स्टूडेंट को मैं देखता हूँ कि उनकी लिखने की एक तो हिम्मत नहीं पड़ती, एक क्वेश्चन को कभी लिखते नहीं हैं, वो देखते भर हैं, आते थे सब भूल जाता है। अगले संडे आए हैं तो इस संडे यही हालत थी, अगले संडे को भी वो नहीं लिखेंगे, चुपचाप ऐसे चले आएंगे, वहाँ सब भूल जाएगा, क्योंकि बचपन से इनको लिखने का हैबिट नहीं है। कोई आदमी कुछ पढ़े चाहे ना लिखे, रोज लिखने का काम करे तो उससे बनने लगेगा, पर कोई पढ़ने भर का काम करता है तो वो उससे नहीं बनेगी मैथ। जब मैं पढ़ता था, मेरे साथ बगल में लड़का रहता था, धीरेन्द्र पांडे। ठीक है, धीरेन्द्र पांडे, वे फिजिक्स, आज मान लो एक चैप्टर खोला ना, BSc MSc सब की मैं बात कर रहा हूँ, एक चैप्टर फिजिक्स की 10 का एक अध्याय को शुरू से लास्ट तक लिख डाला 2 घंटे में। कल भी उसी को लिखा, परसों भी उसी को लिखा, नरसों भी उसी को लिखा, 7 दिन तक। क्या लगता होगा आपको, 7 दिन के बाद सब क्वेश्चन तैयार हो जाते थे, सिर्फ उतारने का काम करता था देख देख के। आज भी, कल भी, परसों भी, नरसों भी, 7 दिन आप करके देखो ना, 7वें दिन क्या पोजीशन रहेगी उन क्वेश्चनों की। आइए आज देख लिए, कल केमिस्ट्री पढ़ने लगे, परसों फिजिक्स पढ़ने लगे, परसों नरसों हिंदी पढ़ने लगे, और फिर 5 दिन टाइम नहीं मिला, 7 दिन 8 दिन 15 दिन के बाद वो क्वेश्चन जो पढ़े भी थे तो वो सब भूल गया। ऐसे अधिकतर 90% स्टूडेंट की यही दुर्दशा है, कोई नियम ही नहीं है पढ़ने का। आज कुछ पढ़ने लगे तो कल कुछ पढ़ने लगे, तब तक मैं फिर भूलता भी गया हैं। तो ये तो कभी 50 से ऊपर नहीं रिजल्ट पहुंचाएगा, सही तरीके से एग्जाम लिया जाए तो। ठीक है, आज ये सोचो कि आज हम अपने हिसाब से कितना काम नहीं किए जो सही है, जो बताए गए। जैसे मान लो केमिस्ट्री वाले सर हैं, केमिस्ट्री वाले सर जो बोलेंगे करो, तब केमिस्ट्री में अच्छा नंबर पाओगे। फिजिक्स वाले जो बोलेंगे तो करोगे तो फिजिक्स में अच्छा नंबर पाओगे। मैथ वाले जो बोलेंगे, भले और फील्ड में आप बहुत अच्छा जानते हो, पर मैथ के बारे में जो मैं बोलूँगा वो करना पड़ेगा, चाहे भाई पसंद हो चाहे ना हो। आपको पसंद हो चाहे ना हो, तब नंबर अच्छा आएगा। हम अपना तरीका नहीं बता रहे हैं,
जिस तरीकों को फॉलो करके 100 में 100 स्टूडेंट लाते हैं नंबर, कौन सा तरीका है? तुम देखे भी नहीं हो, हम देखे हैं हम सबको क्या क्या करते थे। ठीक है, जाओ। गुड मॉर्निंग।